कोरोना अभी थमा नहीं है रोजगार पर भारी और सरकार ले आई है निजीकरण की नई बीमारी। हेलो दोस्तों, मैं गौरव सचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिस्प्यूटेड एरा पे। और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं निजीकरण का। दोस्तों, निजीकरण टॉपिक अपने आप में एक विस्तृत रूप लिए हुए है, इसलिए ये आपके लिए कितना सही और कितना नहीं, इसको जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको निष्कर्ष निकालने में आसानी होगी कि क्या आपके लिए सही और क्या गलत। दोस्तों, निजीकरण शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं। सन 1969। दोस्तों, यह वह समय है जब कांग्रेस सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर के आया और उसने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। दोस्तों, इससे पहले भारत में सिर्फ एसबीआई ही एक राष्ट्रीयकृत बैंक थी। 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 1980 में राष्ट्रीयकरण का अगला चरण आया और 6 बड़ी निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तब जाकर कुल मिलाकर देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 हो गई। समय बीतता गया और धीरे धीरे 1991 आया। यह वह समय था जब भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और उसकी जीडीपी गिरने लगी। तब सरकार ने एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया। एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। मैं आपको निजीकरण के बारे में बताने जा रहा हूं। जब किसी सरकारी संस्था में निजी संस्था की भागीदारी हो जाती है तो वह निजीकरण कहलाता है। यह मुख्यतः 3 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण, जिसमें सरकार की भागीदारी 51% और निजी संस्थान की 49% होती है। दूसरे चरण में सरकार अपनी भागीदारी कम करके निजीकरण की भागीदारी बढ़ा देती है। और तीसरा चरण में सरकार उस चीज से मुक्त हो जाती है और 100% स्वामित्व निजी संस्थान को दे दिया जाता है। दोस्तों, निजीकरण की जरूरत क्यों पड़ती है, आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जब कोई सरकारी कंपनी लॉस में चल रही होती है तो वह इतना भी प्रोडक्शन नहीं कर पाती कि वह अपने कर्मचारियों को वेतन दे सके, तो उसे पैसे की जरूरत पड़ती है। तब सरकारी बैंक से सरकार द्वारा उसको पैसा मुहैया कराया जाता है और प्रोडक्टिविटी ना होने के कारण वह कभी इस कर्ज को उतार ही नहीं पाती और सरकारी बैंकों का एनपीए बढ़ता जाता है। जब यह एनपीए बढ़ता जाता है तो सरकारी बैंकों की स्थिति भी खराब होने लगती है। तब सरकार अपने खजाने में से सरकारी बैंकों को पैसा देकर उसका रिकैपिटलाइजेशन कर देती है। यह पैसा सरकार के पास कहां से आता है? यह पैसा सरकार का नहीं होता, यह पैसा होता है हमारे और आपके जैसे आम आदमी का। जो पैसा हम और आप टैक्स के रूप में पे करते हैं, यह वो पैसा होता है। जब भी सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वह टैक्स को बढ़ा देती है और इस तरह वह पैसे को इकट्ठा करती है। इसका सीधा सा मतलब यह निकलता है, जब भी कोई सरकारी संस्था घाटे में चल रही होती है तो उसका बोझ हम और आप झेलते हैं। इसीलिए निजीकरण होना जरूरी है, ताकि ये जो बोझ है ये हमारे ऊपर ना पड़े। इसके कुछ लाभ हैं। भ्रष्टाचार के कम होने से सुविधाओं में वृद्धि आएगी, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और विकास दर में तेजी आएगी। लेकिन इस प्रक्रिया को ईमानदारी और अच्छी सोच के साथ लागू किया जाए तो ही इसके सार्थक परिणाम निकलेंगे, अदरवाइज इसके परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। परंतु सरकार के डिसीजन मेकिंग को देखकर ऐसा लगता है कि वह निजीकरण अपने निजी लाभ के लिए उपयोग में ला रही है और कुछ व्यक्ति विशेष या हम कह सकते हैं खास परिवारों को ही लाभ पहुंचा रही है, जिससे सरकार के निजी स्वार्थ सिद्ध हो सके। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के उपक्रमों को कमजोर किया जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले मैं आपको सरकार के उपक्रम समझाता हूं। सरकार के उपक्रम किसी प्रॉफिट मेकर की तरह काम नहीं करते हैं। वह न्यूनतम दर पर सरकार की आधारभूत जरूरतों को पूरा करने का काम करते हैं। अगर ये निजी हाथों में चले जाएंगे तो देश का विकास तो होगा, परंतु लोगों का विकास नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सरकार इस कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को
मुफ्त में राशन दे रही है और टोटल जनसंख्या 130 करोड़ है। तो आप समझ सकते हैं कि 130 करोड़ में 80 करोड़ जनसंख्या तो सरकार पर आश्रित है। मतलब 60% जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा पर है। अगर इस समय निजीकरण किया जाएगा तो महंगाई बढ़ती जाएगी। तब इन 60% लोगों का क्या होगा जो सरकार पर आश्रित है। अगर सरकारी आंकड़े देखें तो हमें यह भी पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय 1,35,000 रुपए है। तो जो देश के गरीब वर्ग और अमीर वर्ग की आय का अंतर है वह इस निजीकरण को कैसे जस्टिफाई कर पाएगा। सरकार तो प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी दिखा करके अपना सेफ साइड हो जाती है। तो क्या यह गरीबों के साथ अन्याय नहीं होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह आबादी सरकार के लिए बोझ बनती जा रही है, इसीलिए सरकार निजीकरण करके वहां से हटना चाह रही है। अगर हम बात करें देश के पास अपने खुद के संसाधन उपलब्ध होंगे तो देश के नागरिकों को अच्छी सेवाएं मिल सकेंगी। अदरवाइज यदि ये शक्तियां निजी हाथों में चली गई तो यह सेवा नहीं सिर्फ शोषण मात्र रह जाएगा। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है सरकार खुद ही अपने उपक्रमों को बढ़ावा नहीं दे रही है, वह सिर्फ व्यक्ति विशेष को ही बढ़ावा देना चाह रही है। इसीलिए वह सार्वजनिक उपक्रमों को चरणबद्ध तरीके से कमजोर कर रही है ताकि सही समय आने पर वह इसको निजीकरण में बदल सके। जैसे रेलवे के साथ हुआ, जहां पर पहले उसकी व्यवस्थाओं को अव्यवस्था में बदला गया और फिर किसी तरह यह दिखा दिया गया कि वह घाटे पर जा रही है, उसका निजीकरण करा जा रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करें 1974 में, तो 1974 में 20 दिन की रेलवे हड़ताल हुई थी। उस समय 70,000 व्यक्ति प्रतिदिन सफर करता था। तब अगर रेलवे घाटे पे नहीं गया तो 2019 के आंकड़ों के अनुसार जब 2,30,00,000 के आसपास व्यक्ति सफर कर रहा है तो रेलवे घाटे में कैसे जा सकती है। इसी क्रम में अगर आगे देखें तो आपको राफेल डील तो याद ही होगी। जब फ्रांस से राफेल हेलीकॉप्टर भारत आए और भारत में इसके लिए ऑफसेट पार्टनर चाहिए था, तो सरकार ने एचएल की तरफ ध्यान न दे करके एक प्राइवेट संस्था को इसका पार्टनर बनाया। यह वह संस्था थी जो एक दिन पहले तक किसी भी कागज पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि आप रात में एक कंपनी के बारे में सोचिए, सुबह उसको नाम दीजिए और दोपहर तक सरकार आपको कहीं ना कहीं पार्टनर बना ही लेगी। ऐसा ही किस्सा एक और है जिसमें 7 एयरपोर्टों को लीज पर दिया गया, जिसमें से 6 एयरपोर्ट एक व्यक्ति विशेष को मिले और जानकारी के अनुसार यह टेंडर 30 साल का था और जिसकी समय सीमा अब 50 साल बताई जा रही है। ऐसे ही किस्सों के साथ भरमार लगी हुई है। आपकी हार्ड डिस्क बढ़ती जाएगी मगर किस्से खत्म नहीं होंगे। और मुझे 2014 का वह स्लोगन याद आ रहा है सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं बिकने दूंगा। अब इसको थोड़ा सा मॉडर्न करने की जरूरत है और 2019 के बाद का स्लोगन ये होना चाहिए था, है सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं बचने दूंगा। दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जो 400 साल पहले हुआ था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ बिजनेस के पर्पस से इंडिया आई थी, मगर यहां पर उसने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। अब अंग्रेज तो नहीं है परंतु कुछ भारतीय समृद्ध परिवार है जो ऐसा करने पे लगे हुए हैं। दोस्तों, निजीकरण में मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। निजीकरण कहता है सबसे, मुझको जो अपनाओगे अभी तो बेरोजगार हो फिर गुलाम कहलाओगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।